नमस्कार साथियों, आज हम लोग अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अरस्तू के न्याय सिद्धांत को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो प्रायः एक छात्रों में एक भय का वातावरण आ जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को तो समझने में उनको उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अरस्तू के न्याय सिद्धांत में छात्रों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण ये है कि अरस्तू ने जो न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसमें उसने अनेक प्रकार के न्याय की परिकल्पना की है। अगर वास्तव में देखा जाए तो अरस्तू की जो न्याय संबंधी प्रमुख पुस्तक है निकोमैकियन एथिक्स और उसकी अन्य जो रचनाएं हैं उसमें स्थान स्थान पर न्याय की जो बात की गई है, तो न्याय को 6 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं अरस्तू के न्याय को। और इसलिए उसके नाना प्रकार के न्याय की जो अर्थ हैं या न्याय की जो कैटेगरीज हैं उनको समझने में छात्रों को प्राय कठिनाई होती है। तो आज हम लोग सरल ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अरस्तू के दृष्टिकोण से, अरस्तू के चिंतन में न्याय का क्या अर्थ है। देखिए, पूरा जो यूनानी थॉट है, पूरा जो ग्रीक पॉलिटिकल थियरी है, उसमें जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि न्याय एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सोक्रेटिस ने तो अपनी जान ही दे दी न्याय की डिफेंड करते करते, और प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में बहुत अच्छे ढंग से न्याय को परिभाषित करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति में न्याय क्या होता है, व्यक्ति को उसकी प्रमुख प्रवृत्ति के अनुसार कार्य देना ही न्याय है। और इस प्रकार से उसने एक व्यक्ति के जो विभिन्न 3 केंद्र बताए, उसने विवेक, शौर्य और उत्पादकता, उसमें जो सबसे डोमिनेंट ट्रेट है उस डोमिनेंट ट्रेट के अनुसार उसको काम देना, वही व्यक्ति के लिए न्याय होता है। और इसी तरीके से उसने समाज के जो 3 वर्ग बांटे हैं कि शासक, सैनिक और उत्पादक, उन तीनों को उनकी अभिरुचियों के अनुसार कैटेगराइज करना और राज्य में उनके उसी के अनुरूप उनको काम देना, यही उसने न्याय की परिकल्पना राज्य में किया है। तो व्यक्ति में संतुलन और राज्य में संतुलन, ये संतुलन का जो काम उसने किया है विभिन्न प्रवृत्तियों में, इसी को न्याय की परिभाषा प्लेटो ने दी है। इस पर हम लोग संभवतः पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग केवल अरस्तू के बारे में बात करेंगे कि अरस्तू ने न्याय के संबंध में क्या परिकल्पना की है। लेकिन अरस्तू के न्याय की बात करने से पहले 1-2 चीज़ों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। और पहली चीज़ ये है कि अरस्तू ने ये स्वीकार किया है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं उसमें भिन्नताएं होती हैं। वो सभी लोग एक क्षमता को लेकर पैदा नहीं होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं। और उन क्षमताओं का जो भिन्नता है उसका परिणाम ये होता है कि उसमें से कुछ लोग पैदाइशी रूप में शासन करने के लिए होते हैं और कुछ लोग पैदाइशी जो है वो शासित होने के लिए होते हैं। तो ये शासक और शासित का जो अंतर संबंध है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसको एक मूल मान्यता के रूप में कि जो प्राकृतिक अवस्था है आपकी, जो प्राकृतिक स्थिति है आपकी, वही ये है कि कुछ लोग ऐसी अभिरुचि के हैं, कुछ लोग ऐसी नेचुरल क्षमताओं के हैं जिनमें शासन करने की प्रवृत्ति है और कुछ में शासित होने की प्रवृत्ति है। तो कमांड और ओबीडियंस का ये कोरिलेशन अरिस्टोटल अपने शुरू में ही स्थापित कर देता है। और एक जो दूसरी खास बात है वो ये है कि वो इन दोनों वर्गों के अंतर संबंधों को न्याय की परिभाषा से अलग रखता है। अर्थात शासक और शासित में क्या अंतर संबंध होंगे ये उसके न्याय का विषय नहीं है। और यहीं पे देखिए मार्क्स से उसका विरोध है। मार्क्स के लिए जो अन्याय है वो अन्याय है ही है कि शासक और शासित में शोषण है, इसी को वो अन्याय की परिभाषा देता है। और इस प्रकार से जो मार्क्सियन अप्रोच है उसके बिल्कुल उलट एरिस्टोटल में अप्रोच है कि एरिस्टोटल इन 2 वर्गों के अंतर संबंधों को न्याय की परिधि में नहीं लाता, जबकि मार्क्स इन 2 वर्गों के अंतर संबंधों को ही न्याय की परिधि में लाता है। बल्कि अरस्तू का ये मानना है कि जस्टिस या न्याय का मतलब होता है कि जो लोग स्वतंत्र हैं और लगभग समान है उनमें आपस में क्या अंतर संबंध है, उनमें किस प्रकार का संबंध है, उनके अंतर संबंध न्याय उन पे अप्लाई करता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं उनके बारे में न्याय या उनकी तुलना नहीं की जा सकती न्याय के लिए। जो लोग लगभग समान हैं और स्वतंत्र हैं हम उनमें न्याय की अवधारणाओं को देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये 2 चीज़ें प्रमुख समझने के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अरस्तू जो है वो अपने न्याय को मूल रूप से 2 वर्गों में परिभाषित करता है। पहला उसने
कंप्लीट जस्टिस या जनरल जस्टिस या जिसको ये यूनिवर्सल जस्टिस कहता है, अर्थात सार्वभौमिक न्याय की परिभाषा देता है, पूर्ण न्याय की परिभाषा देता है। तो एक तो पहली उसकी कैटेगरी सार्वभौमिक न्याय की है या संपूर्ण न्याय की है, उसको समझेंगे। दूसरा उसने दूसरे कैटेगरी न्याय की बताया है जिसको उसने आंशिक न्याय या पार्टिकुलर जस्टिस कहा है या पार्शियल जस्टिस कहा है, जिसको हिंदी में हम लोग विशिष्ट न्याय की संज्ञा दे सकते हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दो वर्ग हैं, कंप्लीट जस्टिस अर्थात जनरल जस्टिस या सार्वभौमिक न्याय या पूर्ण न्याय, ये क्या चीज़ है, और जो आंशिक न्याय है या पार्टिकुलर जस्टिस है, ये क्या चीज़ है। इन दोनों को पहले ब्रॉड कैटेगरीज को समझते हैं। देखिए, अरस्तू के हिसाब से जो सामान्य न्याय है, जो सार्वभौमिक न्याय है, जो पूर्ण न्याय है, उसका अर्थ उसने ये लगाया है कि ये तो एक प्रकार से सद्गुण और संपूर्ण साधुता से भरा हुआ एक जीवन है, जिसको हम लोग गुड लाइफ की संज्ञा देते हैं कि इट्स ए वर्चुअस लाइफ। एक ऐसा लाइफ जैसे हम लोग कहते हैं आप बहुत वर्चुअस है, आप बहुत सद्गुणी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो उसका भाव क्या होता है, अच्छे होने का क्या मतलब होता है। आइए देखते हैं कि अरस्तु ने जब न्याय को या पूर्ण न्याय को अच्छे जीवन से समीकृत किया है तो उसका भाव क्या है। उसका भाव ये है कि अच्छा जीवन किसी समाज में कब होता है। अच्छा जीवन किसी समाज में तभी होता है जब उस समाज के द्वारा बनाए गए तमाम नियमों कानूनों का सभी लोग स्वेच्छा से पालन करें। क्योंकि देखिए, कोई भी समाज बिना नियम कानून कायदे के तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सब लोग मनमानी करने लगे, फिर तो प्राकृतिक अवस्था में हम लोग पहुंच जाएंगे। हॉब्स लॉ और रूसो जिसकी बात करते हैं, तो प्राकृतिक अवस्था से निजात के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये तो मानने की चलिए कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनमानी वाली स्थिति थी वो तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो जब आपने समाज के आगे जाके राज्य की रचना की, तो राज्य की रचना का मतलब ही ये होता है कि हम लोगों ने एक सत्ता, एक अथॉरिटी का क्रिएशन किया और उस अथॉरिटी के द्वारा सर्टेन रूल रेगुलेशन समाज के सहयोग से बनाए गए। तो जो भी समाज में कानून बने वो क्यों बने, वो समाज को सुरक्षित करने के लिए, वो उस कानून को, वो समाज को सुखी बनाने के लिए किए गए हैं। और इसलिए अरस्तु का मानना ये है कि जो सार्वभौमिक न्याय है वो इस बात की मांग करता है कि उस सर्व समाज के द्वारा जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उन सभी का सांगोपांग ढंग से सभी लोग पालन करें। अर्थात ओबीडियंस टू द लॉ इज इक्वल टू कंप्लीट जस्टिस और जनरल जस्टिस और यूनिवर्सल जस्टिस। अब इसमें ये नहीं देखा जाता है कि वो कानून अच्छा है कि बुरा है, कि फलां ने बनाया कि ढिमका ने बनाया, नहीं। जो भी कानून है उसका हमें पालन करना है। अगर उस कानून से कोई अब दिक्कत है तो आप उस कानून को पहले चेंज करवाइए, लेकिन जब तक वो कानून चेंज नहीं होगा तब तक उस कानून का आपको पालन करते रहना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, अराजकता फैल जाएगी और इसलिए न्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। तो जो एरिस्टोटेलियन अप्रोच है जनरल जस्टिस का वो यही है कि कानून का पालन ही स्वेच्छा से किया जाना व्यक्ति को एक प्रकार से वर्चुअस बनाता है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाता है और समाज में एक प्रकार से शांति व्यवस्था सुख की स्थापना करता है। बस ये ध्यान रखिएगा इसमें कि यहाँ पे जो कानून शब्द का प्रयोग किया गया है, लॉ का प्रयोग किया गया है अरस्तु के द्वारा, उसका मतलब केवल टेक्निकली लॉ नहीं है, अर्थात उसका मतलब केवल वो लॉ नहीं है जो सरकार बनाती है। उसका ये भी मतलब है कि वो सारे नियम कायदे कानून जो समाज ने स्वयं बनाए हैं, अर्थात वो सारे कस्टम्स, वो सारे कन्वेंशंस, वो सारी अभिसमय, वो सब कुछ आ जाता है जो कि परंपराएं रीति रिवाज जिनको हम कहते हैं, वो सारे के सारे नियम कायदे कानून की श्रेणी में ही आते हैं। और इसलिए समाज में न केवल तकनीकी रूप से सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना एक अच्छे सद्गुणी जीवन या संपूर्ण न्याय की तरफ हमको ले जाता है, बल्कि समाज के हर उस नियम कायदे कानून का जो स्वयं समाज ने बनाया है, चाहे वो किसी परंपरा के रूप में हो, किसी कस्टम के रूप में हो, किसी अभिसमय के रूप में, उन सब का पालन करना ही एक प्रकार से संपूर्ण न्याय की परिधि में आता है। तो पहली चीज तो सामान्य चीज ध्यान रखिए कि समाज के हर प्रकार के नियम का पालन करना ही व्यक्ति के सद्गुण को व्यक्त करता है और इस सद्गुण का पालन करना ही समाज में न्याय है। ये सबके लिए एब्सोल्यूट है, ये बराबर है। आप छोटे हैं बड़े हैं क्या हैं इससे कोई लेना देना नहीं। इट इज अप्लाइड टू एवरीबडी, इसी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल जस्टिस।
पहली चीज। अब दूसरे प्रकार की जो जस्टिस है उसको उसने पार्टिकुलर जस्टिस, पार्शियल जस्टिस, विशिष्ट न्याय इत्यादि की संज्ञा दी है। विशिष्ट न्याय क्या है? विशिष्ट न्याय का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति केंद्रित है। अभी तक तो समाज केंद्रित था कि आपको समाज को सुखी बनाना है, सभी लोगों को एक साथ साथ व्यवहार करना है, लेकिन ये जो हमारे विशिष्ट न्याय का कैटेगरी अरस्तु ने दिया, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को ये केंद्र में रख के चलता है कि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जैसा कि अरस्तु पहले ही कह चुका है कि समाज में व्यक्तियों की क्षमताएं भिन्न होती हैं, और जब व्यक्तियों की क्षमताएं भिन्न होती हैं तो उनके क्रियाकलाप भिन्न होते हैं, उनके क्रियाकलाप भिन्न होते हैं तो उनके समाज में योगदान भिन्न होता है। तो नाना प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। तो पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि जब समाज में नाना प्रकार की नैसर्गिक भिन्नताओं के साथ लोग रहते हैं तो क्या उन सभी के साथ एक समान दृष्टिकोण अपनाकर, एक समान व्यवहार अपनाकर क्या न्याय की स्थापना की जा सकती है? और इसलिए अरस्तु का जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्यक्ति को समाज से और राज्य से क्या मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने प्रति न्याय महसूस कर सके, और ये मिलने का आधार क्या होना चाहिए, और आपको कोई चीज़ मिले तो किस अनुपात में मिलना चाहिए। ये तमाम बड़े इम्पॉर्टेंट और टिकलिश इशू हैं जो कि विशिष्ट न्याय को परिभाषित करते हैं। और इसलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए, पार्शियल जस्टिस के सिद्धांत को समझने के लिए, विशिष्ट न्याय के सिद्धांत को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अरस्तु ने अपने इस विशिष्ट न्याय के सिद्धांत को दो संकल्पनाओं से, दो अवधारणाओं से जोड़ा है। पहली अवधारणा है समानता की, कि समानता समाज में स्थापित होनी चाहिए और तभी न्याय की स्थापना हो सकेगी। लेकिन समानता है क्या? पहला प्रश्न। दूसरा कि वो पारस्परिकता से जोड़ता है। पारस्परिकता का मतलब ये हुआ कि आप समाज में अगर एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, समाज को एक तरह से व्यवहार करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो पारस्परिकता डिमांड करती है कि न्याय डिमांड करता है कि आपके साथ भी उसी प्रकार की व्यवहार किया जाए। तो पारस्परिकता, एक दूसरे से परस्पर व्यवहार करने के मानकों में ये जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप किसी से शिष्टाचार करते हैं तो उस व्यक्ति को भी आपसे शिष्टाचार करना चाहिए, यही न्याय है। लेकिन अगर कोई आपसे अशिष्टता करता है और आप उससे शिष्टाचार करें तो संभवतः ये न्याय की परिधि में अरस्तु के हिसाब से नहीं आएगा। तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको समझते हैं। और इसीलिए व्यक्ति के लिए न्याय की एक प्रकार से व्यक्ति केंद्रित न्याय की अवधारणा जहाँ तक हम समझते हैं विशिष्ट न्याय के संदर्भ में आ जाती है कि एक व्यक्ति को समाज में सम्मान चाहिए, संसाधन चाहिए, उत्तरदायित्व चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों चाहिए? तो अरस्तु कहता है कि उसको सम्मान, संसाधन और उत्तरदायित्व इसलिए चाहिए कि उसमें कुछ सद्गुण हैं, उसमें कुछ विशेष योग्यताएं हैं, उसमें कुछ खासियत है, उसकी कुछ खसूसियत है, तब उसको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और इसी की तरह से अगर वो कोई समाज में गलत भूमिका निभाता है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी वो कहता है। तो व्यक्ति को समाज में जो अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, सम्मान, संसाधन, उत्तरदायित्व, या उसको दंड जो मिलनी चाहिए, उसको हानि जो होनी चाहिए, उसमें भी न्याय होना चाहिए। और ये तभी हो सकेगा जबकि समाज उसके योगदान को क्वांटिफाई कर सकेगा, उसके समाज उसके समाज में किसी व्यक्ति के योगदान को एक प्रकार से मात्रा उसकी निर्धारित कर सकेगा कि इसका समाज में कितना योगदान है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का समाज में योगदान निर्धारित होगा, उसी अनुपात में उस व्यक्ति को पुरस्कार या उस व्यक्ति को दंड प्राप्त होगा। अगर उसका समाज के लिए सकारात्मक योगदान है तो उसको पुरस्कार प्राप्त होगा, अगर समाज के लिए नकारात्मक योगदान है तो उसको दंड भी प्राप्त होगा। और इस प्रकार से व्यक्ति और न्याय में एक समानुपातिकता होनी चाहिए, समानुपातिक संबंध होने चाहिए कि व्यक्ति और समाज में एक जो पारस्परिकता होगी वो एक समानुपात में होगी। ऐसा नहीं कि आप समाज के लिए कितना भी योगदान किए जाए और समाज आपको उपेक्षित करता रहे। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, समाज फिर भी आपको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या समाज आपको दंडित नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये विशिष्ट न्याय की बात है कि ये एक व्यक्ति केंद्रित है कि व्यक्ति समाज में क्या योगदान कर रहा है, अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक, उसी के अनुपात में उसको रिटर्न में
लाभ या हानि मिलनी चाहिए। जब इसका आप आकलन करते हैं, इसी को विशिष्ट न्याय का, क्योंकि विशिष्ट पार्टिकुलर एक एक व्यक्ति को न्याय का इसमें आकलन करना पड़ेगा। और ये दो चीज़ें आपने देखी कि सामान्य न्याय जो हर व्यक्ति को कानून का अनुपालन पर करके समाज में रीति रिवाजों का पालन करके प्राप्त होता है या होता है, वो सामान्य न्याय, सार्वभौमिक न्याय। और विशिष्ट न्याय जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया जाता है, व्यक्ति का सकारात्मक योगदान है तो उसको पुरस्कार, सम्मान, संसाधन, उत्तरदायित्व, व्यक्ति का नकारात्मक योगदान है तो उसको दंड देके इसको सुतर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो ये हो गया दो कैटेगरीज। अब जो विशिष्ट न्याय है, फिर इसकी दो कैटेगरीज अरस्तु बताता है। और जो विशिष्ट न्याय है वो कहता है कि ये फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला वितरणात्मक और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, और दूसरा दंडात्मक न्याय होता है, अर्थात रिट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिट्रीब्यूटिव, अर्थात वितरणात्मक न्याय और दंडात्मक न्याय, दो प्रकार के न्याय होते हैं। तो अब ये चार कैटेगरी हो गए, सामान्य और विशेष और अब वितरणात्मक और दंडात्मक। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वितरणात्मक न्याय को समझते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात बहुत होती है अरस्तु के संदर्भ में। ये होता क्या है? देखिए, वितरणात्मक न्याय का मतलब ही ये है कि समाज में न्याय को वितरित किया जाए। और समाज में न्याय को जब हम वितरित करेंगे तो किसी व्यक्ति के साथ न्याय कब होता है कि उसको सम्मान दिया जाए, उसको संपत्ति दी जाए, उसको संसाधन दिया जाए, उसको उत्तरदायित्व दिया जाए, तभी तो आप अपने को महसूस करते हैं कि हाँ, समाज में हमारा कोई स्थान है, समाज में हमको लोग मानते हैं, इसीलिए हमको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन आपको और किसी अन्य व्यक्ति को ये सम्मान, संपत्ति, संसाधन या उत्तरदायित्व देने में कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए, कैसे तय किया जाए कि आपको कितना दिया जाए, ये सब चीज़ें, और दूसरे को कैसे दिया जाए। तो समान और असमान कैसे स्थापित किया जाए, समानता असमानता स्थापित कैसे हो? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा कि जब तक आपको दूसरे व्यक्ति से की तुलना में आपको फेयर शेयर नहीं मिलेगा, तब तक आपको लगेगा कि आपके साथ तो अन्याय हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, वितरणात्मक न्याय में ये चीज़ बहुत ख़ास बात है कि अगर समाज में दो व्यक्ति हैं और दोनों लगभग समान प्रकार के योगदान समाज में कर रहे हैं, तो दोनों को समान ही चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको समान आदर मिलना चाहिए, समान संपत्ति मिलनी चाहिए, समान संसाधन मिलने चाहिए, समान उत्तरदायित्व मिलने चाहिए, और दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं जो असमान हैं, मान लीजिए कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति है और एक विद्वान व्यक्ति नहीं है, मान लीजिए वो खिलाड़ी व्यक्ति है, तो अब विद्वान व्यक्ति की आवश्यकताएं जो हैं वो और खिलाड़ी व्यक्ति की आवश्यकताएं वो अलग अलग होंगी, और दोनों को एक समान अगर चीज़ें आप देंगे तो हो सकता है कि उनमें न्याय की भावना जागृत न हो। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति है उसको जो चाहिए, पढ़ने लिखने का माहौल चाहिए, किताबें चाहिए, उसका थोड़ा सा मानसिक संतोष चाहिए, शांति चाहिए, ये सब चीज़ें आपको उसको मुहैया कराना पड़ेगा। जबकि खिलाड़ी व्यक्ति को आपको खिलाड़ी के संसाधन देने पड़ेंगे, उसको खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी, उसके लिए और सब व्यवस्थाएं जो बनानी पड़ेंगी वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर दो समान लोग हैं तब तो उनको समान चीज़ें दे दीजिए, लेकिन अगर दो असमान प्रकार के लोग हैं तो उनकी नीड्स के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको चीज़ दिया जाएगा। यहाँ मैं फिर मार्क्स को लाना चाहूँगा, और मार्क्स ने भी देखिए ये चीज़ कही थी अपने साम्यवाद में कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अर्थात जिस व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो उसको आप दीजिए। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हमको वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अब मार्क्सवाद में क्या है कि राज्य इस बात का आकलन करेगा कि भाई किस व्यक्ति की क्या नीड है। लोगों को यही परेशानी होती है क्योंकि राज्य फिर ऐसा करने में डिक्टेटोरियल हो जाता है, वो आपकी नीड्स को खुद राज्य तय करेगा, आप अपनी नीड्स को नहीं तय कर सकते हैं। यहीं आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है साम्यवाद में, और राज्य में इक्वालिटी स्थापित करने के लिए ये होता है कि नहीं साहब, आपकी नीड तो आपने 16 घंटे काम किया है, लेकिन आपकी नीड तो केवल 10 घंटे काम के लिए वेतन के बराबर है, तो आपको 10 ही घंटे का वेतन दिया जाएगा, काम 16 घंटे लिया जाएगा। तो प्रॉब्लम वहीं से पैदा हो जाती है कि राज्य आइडेंटिफिकेशन करता है। यहाँ भी राज्य आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, यहाँ भी राज्य ही आइडेंटिफिकेशन करेगा कि आपने राज्य को क्या योगदान किया है, और उसी अनुपात में राज्य आपको
ऑनर्स देगा, रिचेस देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, और इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य की भूमिका होगी कि जो ज़्यादा योगदान करेगा उसको ज़्यादा, जो कम योगदान करेगा उसको कम। लेकिन आज देखिए, आज हम लोग मॉडर्न स्टेट में इस एरिस्टोटेलियन थीसिस को नहीं मानते हैं। आज हम वेलफेयर, सोशल वेलफेयरिज्म की तरफ चलते हैं, आज हम लोक कल्याण की तरफ चलते हैं, आज हम एफर्मेटिव एक्शन की तरफ चलते हैं, आज हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चलते हैं। आज हम समाज में उन तमाम लोगों को, गरीबों को, वंचितों को, उपेक्षितों को ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं जितना कि योगदान वो समाज में नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि हमको ऐसा लगता है कि समाज में समरसता की स्थापना करने के लिए, समाज में समानता की स्थापना करने के लिए जो लोग धनी हैं उनको ज़्यादा टैक्स किया जाए और उनसे टैक्स लेके उनको जो गरीब लोग हैं उनमें वितरित किया जाए। अरिस्टोटल का जो थियरी है, अरिस्टोटल की जो जस्टिस की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थियरी है, वो इसको अप्रूव नहीं करती है। वो ऐसा नहीं कहती है। वो ये कहती है कि जिसने जितना योगदान किया है, अगर समाज में आपने ज़्यादा योगदान किया है तो आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसने कम योगदान किया है उसको कम मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पैरेटिव फ्रेम में आएगा। अब दूसरी जो चीज़ है रिट्रीब्यूटिव या दंडात्मक न्याय जो है, अब ये चौथी कैटेगरी है दंडात्मक न्याय की। और इस दंडात्मक न्याय का सीधा साधा भाव ये है कि समाज में अगर आप कोई नकारात्मक योगदान करते हैं, अभी तक तो सकारात्मक योगदान था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो किस पे आ रहा है, सकारात्मक योगदान पे आ रहा है कि आपने समाज में सकारात्मक योगदान किया है तो सकारात्मक योगदान के बदले में आपको भी राज्य तमाम तरह तरह की चीज़ें अच्छी अच्छी देगा, आपको पद देगा, पदवी देगा, ऑनर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, धन देगा, संपत्ति देगा, सब देगा, और उसी अनुपात में देगा जिस अनुपात में आपने। लेकिन यहाँ आप नकारात्मक योगदान कर रहे हैं समाज में नकारात्मक योगदान, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो कहते हैं, दंडात्मक न्याय कहते हैं कि अब दंडात्मक न्याय को भी अरस्तू ने कहा कि ये भी दो प्रकार की होता है। अब देखिए, ये दो नई कैटेगरी आ गई, और ये दो नई कैटेगरी का है वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, अर्थात ऐच्छिक और अनैच्छिक। अर्थात जितने भी, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के साथ समाज में कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल परचेज किया, किसी को धन दिया ब्याज पे, सूद पे, या किसी को बिना ब्याज पे सूद पे आपने धन दे दिया, तो ये सब आपने समाज में दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ अपनी की, और उसमें मान लीजिए एक पार्टी अगर कोई गड़बड़ी करती है तो अब ये दो लोगों के बीच का आपसी मसला है जो व्यक्तिगत सहमति से हुआ है, लेकिन अगर वो कानून के अनुरूप नहीं है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करके दंडात्मक न्याय उस व्यक्ति को देगा जो कि किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर रहा है। लेकिन इसमें आप दो लोगों के, दो पार्टीज का ही केवल सहमति इन्वॉल्व है, किसी तीसरे पार्टी की सहमति इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको कहते हैं दंडात्मक न्याय। ये पांचवी कैटेगरी हो गई, अर्थात रिट्रीब्यूटिव या दंडात्मक न्याय में दो कैटेगरी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक या अनैच्छिक। तो ऐच्छिक में ये है कि ऐच्छिक से, सहमति से अगर दो पार्टीज ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें अगर किसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का वायलेशन किया तो इस समानता की स्थापना करने के लिए राज्य दंडात्मक न्याय देगा, और दंडात्मक न्याय देके समानता स्थापित करके वो न्याय की स्थापना करना। न्याय क्या है कि समानता स्थापित करना, जिसकी जो चीज़ है वो उसकी बनी रहे, जिसको जितना लाभ मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसको जितनी हानि होनी चाहिए उसको होनी चाहिए। तो राज्य सुनिश्चित करेगा कि लाभ और हानि का संतुलन समाज में बना रहे दो व्यक्तियों के बीच में। और इनवॉलेंट्री वो होता है कि मान लीजिए किसी ने चोरी की, डकैती की, हत्या की, रॉबरी की, कोई और डिफेमेशन का काम किया, मर्डर किया, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये स्वैच्छिक नहीं है, ये आपके प्रति या समाज में किसी व्यक्ति के प्रति किसी ने जबरदस्ती ऐसा फोर्सफुली कर दिया है, हिंसा कर दी है, तो जाहिर है कि राज्य जो है हिंसा करने वाले को उसी अनुपात में दंडित करके ये देखेगा कि जिस अनुपात में उसने नकारात्मक योगदान समाज में किया है, जो भी उसका गुण दोष है, जो भी उसने दोष किया है समाज में, जो भी क्राइम किया है, उसी क्राइम के अनुपात में भी उसको दंड देने की कोशिश करेगा। और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हम सकारात्मक योगदान करते हैं समाज में, तब हमको राज्य उसके एवज में कुछ देता है, और रिट्रीब्यूटिव या दंडात्मक न्याय में समाज में जब हम कोई नकारात्मक योगदान करते हैं तो उसके एवज में राज्य हमको दंड देता है, चाहे वो वॉलेंटरली हुआ हो और चाहे वो इनवॉलेंटरली हुआ हो। और भाव यही होता है कि उस वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी क्रियाकलाप के पूर्व की जो स्थिति रही है, स्टेटस को एंटी जो रहा हो, उसको अवार्ड और पनिशमेंट के सिस्टम के थ्रू स्थापित कर दिया जाए। अब इतना सब समझने के बाद ये 6 कैटेगरीज आपने देखी कि यूनिवर्सल जस्टिस और
पर्टिकुलर जस्टिस, फिर पर्टिकुलर जस्टिस में आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, और फिर रिट्रीब्यूटिव जस्टिस में देखा आपने कि वॉलेंट्री रिट्रीब्यूशन और इनवॉलेंट्री रिट्रीब्यूशन, ये 6 प्रकार के आपने जस्टिस देखा अरस्तु में। अब आइए जल्दी से अरस्तु और प्लेटो की तुलना कर देते हैं कि अरस्तु और प्लेटो में दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। प्लेटो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है जस्टिस का कि समाज में किसको क्या मिलेगा, किसको रीजन मिलेगा, किसको जो है स्पिरिट मिलेगा, किसको एपिटाइट मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे समाज में, और एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का वहाँ भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ़र्क क्या है कि प्लेटो जो है वो परफॉर्मेंस और असाइंड ड्यूटीज़ के कंडक्शन को ही जस्टिस मानता है। अगर आपको राजा बना दिया गया, अगर आपको शासक बना दिया गया तो शासन करना ही आपके लिए न्याय है। सैनिक बना दिया गया तो सेना आप प्रतिरक्षा करना न्याय है। उत्पादक बना दिया तो उत्पादन करना ही न्याय है। अगर आप इसके अलावा कोई काम करते हैं तो वह अन्याय होगा। अरिस्टोटल क्या कहता है? अरिस्टोटल कहता है कि आपको जो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी है वो डिलीवर होना चाहिए। आप समाज में जो योगदान करते हैं उसी के एवज में उतने ही अनुपात में आपको भी लाभ मिलना चाहिए। अगर उसी कोई गड़बड़ नकारात्मक योगदान करते हैं तो उसी अनुपात में दंड मिलना चाहिए। तो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी की स्थापना को यहाँ पे अरस्तु न्याय मानता है, और इसलिए प्लेटो में ड्यूटी सेंट्रिक आपको देखते हैं, ड्यूटी सेंट्रिक आपका जस्टिस है, जबकि यहाँ पे राइट सेंट्रिक है कि इफ यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी देन यू हैव अ राइट टू ऑब्टेन सर्टेन थिंग्स इन रिटर्न फ्रॉम द स्टेट। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअल जस्टिस का है, और जबकि एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट जो है लीगल जस्टिस का है। जनरल जस्टिस को भी वो यही कहता है कि कानूनों का पालन करना ही एक प्रकार से न्याय है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस में भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उसको कानून के अनुसार ही एक प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी है कि आपने कितना योगदान किया, इतना आपको उसी अनुपात में लाभ मिला, आपने इतना हानि किया उसी अनुपात में आपको दंड मिला। और मॉडर्न टाइम्स में अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग आज एरिस्टोटल के मॉडल को नहीं जैसे एक्सेप्ट कर पाते डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। हम भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन हमारा भाव ये होता है कि जो अनइक्वल लोग हैं उनके साथ हम ऐसा न करें कि एरिस्टोटेलियन मॉडल लगाएं कि साहब वो लोग जो है चूँकि कम योगदान कर रहे हैं, बल्कि उल्टा हम लोग करते हैं कि आज जो समाज में कम योगदान कर रहा है, जो पुअर है, मार्जिनलाइज है, सबाल्टर्न है, उसको